हेलो एवरीवन, आज हम अल्जाइमर डिजीज और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में करेंगे। नॉर्मली जो न्यूरॉन है दे विल ट्रांसमिट मैसेजेस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। जैसे कि ये न्यूरॉन है तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में न्यूरॉन्स के थ्रू सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं। बट इन केस ऑफ अल्जाइमर डिजीज देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ प्लेक्स and tangles, so there will be the loss of connection between the neurons in the brain। जैसे कि ये टैंगल फॉर्मेशन हुआ है तो यहाँ से कोई सिग्नल आगे ट्रांसमिट होना, ठीक है, तो बीच में क्या है, टैंगल्स है या तो प्लेग फॉर्मेशन हुई है, तो आगे सिग्नल ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से जो कनेक्शन है वो वीक फॉर्म होगा। तो इट इज अ न्यूरो डिजेनरेटिव कंडीशन, मतलब इन दिस देयर विल बी द degeneration of the neurons with insidious onset। Insidious means slow or gradual onset, then progressive impairment of behavior or the cognitive function। तो इसमें जो फंक्शन अफेक्ट होंगे दे आर द मेमोरी की, पर्सन की जो रिटेनिंग पावर है वो अफेक्ट होगी। कॉम्प्रिहेशन मीन्स कि पर्सन जो अंडरस्टैंडिंग है इंफॉर्मेशन या लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी वो अफेक्ट होगी। देन लैंग्वेज विल बी अफेक्टेड कि पर्सन जो एबिलिटी स्पीक राइट रीडिंग की है दैट विल ऑल्सो अफेक्ट। देन अटेंशन में क्या आ जाएगा कि एबिलिटी टू फोकस ऑन द टास्क या किसी टाइप का स्टिमुलस, तो दैट विल ऑल्सो अफेक्ट। रीजनिंग कि जो पर्सन की लॉजिकल थिंकिंग है दैट विल ऑल्सो अफेक्ट। एंड द जजमेंट इंक्लूड द ability to make the appropriate decision, तो that will also affect in this condition। तो ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है डिमेंशिया की। डिमेंशिया इज अ अम्ब्रेला टर्म, मतलब इसमें जो कॉजेज हैं दे आर द मल्टीपल, तो उसमें से अल्जाइमर डिजीज इज ऑल्सो द वन ऑफ द कॉज ऑफ द डिमेंशिया। तो जो डिमेंशिया है, डिमेंशिया के मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं, जिसमें से अल्जाइमर डिजीज भी उसका एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज है। 60 to 80% केसेस में जो कॉज है डिमेंशिया का दैट इज द अल्जाइमर डिजीज। इसमें अदर कॉजेज भी आ जाएंगे जैसे लेवी बॉडी डिमेंशिया, वेस्कुलर डिमेंशिया, इन कंडीशंस की वजह से भी डिमेंशिया कॉज हो सकता है। देन अल्जाइमर डिजीज क्या है, इट इज अ क्रॉनिक इरिवर्सिबल डिजीज दैट विल अफेक्ट द सेल्स इन द ब्रेन एंड कॉजेज इम्पेयरमेंट इन द इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। तो ये ब्रेन का ही एक डिसऑर्डर है, नर्वस सिस्टम का ही एक डिसऑर्डर है, जिसमें जो एबिलिटी होती है रीजनिंग, रिमेम्बरिंग, लर्निंग की दैट विल affect with time। The next is the types of the Alzheimer disease। Types include, first one is the sporadic Alzheimer disease। तो ये मोस्ट कॉमन टाइप है एंड इट अकाउंट फॉर 90 to 95% ऑफ केसेस, जिसमें कि पर्सन की फैमिली हिस्ट्री नहीं होगी कॉज, उसमें अदर कॉजेज होंगे जैसे कि मिक्स्ड कॉजेज, एजिंग, देयर विल बी जेनेटिक म्यूटेशन, any type of lifestyle changes या environmental factor, तो these will lead to the Alzheimer disease। It occurs after the 65 year of age। न्यूरोडिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं उसकी वजह से ये होगा। also called as the late onset Alzheimer disease। and mix, इसमें जो causes हैं जो मैंने आपको बताया कि genetic susceptibility भी हो सकता है, environmental factor भी इसके लिए responsible है, lifestyle changes या aging, मोस्ट कॉमनली जो एजिंग है जिससे न्यूरो डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं, तो दैट इंक्लूड द स्पोरेडिक अल्जाइमर डिजीज। द नेक्स्ट इज द फैमिलियल अल्जाइमर डिजीज। तो इट अकाउंट फॉर लेस केसेस, दैट इज 5 to 10% केसेस में ही ये देखा गया है। तो ये यंगर एज में ज़्यादा देखा गया है, बिटवीन द 30 to 50 ईयर ऑफ एज, एंड इज कॉल्ड एज द अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर डिजीज। So it is caused by the inherited genetic mutation, especially in the presenilin 1 and the presenilin 2 genes। So the presenilin 1 gene is present on the chromosome number 14 and presenilin 2 is present on the chromosome number 1। And the next is the mutation in the amyloid precursor protein gene which is present on the chromosome number 21। So ये जो presenilin gene है that is 1 or 2, these act as a catalyst प्रोटीन, कैटालिटिक प्रोटीन ये एक्ट करते हैं फॉर गामा सेक्रेटेज एंजाइम, और विच जो गामा सेक्रेटेज है वो क्या करता है, जो अमाइलॉइड प्रोटीन है उसका ब्रेक डाउन करता है, तो उसको कैटालाइज करते हैं ये दोनों जीन्स। और अमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन
कोई भी इंजरी होती है न्यूरॉन्स को, उसके बाद जो रिपेयर होगी या उनकी ग्रोथ होगी उसके लिए अमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल। बट अगर इनमें म्यूटेशन होती है तो दैट विल अफेक्ट द repair mechanism of the neuron. Here this is the normal structure of a neuron, and this is the APP protein which is present on the cell membrane of the neuron. ये APP protein है. One end of this protein is present inside the cell and other end is present outside the, and this protein help in the growth and repair of the neuron after an injury, and alpha secretase help in the ब्रेक डाउन ऑफ दिस प्रोटीन, क्योंकि नॉर्मली क्या है, जब प्रोटीन का यूज बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इट इज़ broken down into parts and recycled for reuse just like the other proteins. तो अल्फा सेक्रेटेज इसका ब्रेक डाउन करता है. अल्फा सेक्रेटेज और गामा सेक्रेटेज इसको ब्रेक डाउन करेगा, एंड जब इसका ब्रेक डाउन होगा these fragments are non toxic and these are soluble. ये सॉल्युबल होते हैं, ये डिसॉल्व हो जाएंगे. बट इफ दिस प्रोटीन इज ब्रोकन डाउन बाय द बीटा सेक्रेटेज, ये एंजाइम, अगर इसको अल्फा सेक्रेटेज की जगह कौन उसको ब्रोक डाउन कर रहा है, बीटा सेक्रेटेज, देन इट इज एबनॉर्मली ब्रोकन. इसका जो स्ट्रक्चर था वो एबनॉर्मली ब्रोक होगा. एबनॉर्मली ब्रोक होगा तो क्या, ये अनडिजॉल्व्ड होगा, इनसॉल्युबल होगा, वो डिजॉल्व नहीं हो पाएगा, एंड दैट क्रिएट अ मोनोमर विच इज कॉल्ड एज द अमाइलाइड प्लेक. फ्रेगमेंट्स फॉर्म हुए इससे. दीज आर बीटा पेप्टाइड्स फ्रेगमेंट है. तो ये क्या होते हैं, स्टिकी होते हैं. अगर स्टिकी होंगे तो ये क्या है, इजीली ये क्लम्प फॉर्मेशन करेंगे, और जो क्लम्प्स फॉर्म होंगे दे आर द अमाइलाइड, बीटा अमाइलाइड प्लाक. जैसे एक न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन के बीच में कनेक्शन है तो वहाँ ये बीच में फॉर्म हो जाते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलरली प्रेजेंट होंगे, जो क्या है, नर्व इम्पल्सिस के ट्रांसमिशन को अफेक्ट करेगा. अब ये बीच में है तो आगे सिग्नल ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा ना, तो लिमिटेड सिग्नल ही ट्रांसमिट हो पाएंगे बिटवीन द न्यूरॉन ऑफ द ब्रेन इनटू द अदर न्यूरॉन ऑफ द ब्रेन. द प्रोसेस है यहाँ पे, दैट इज द टाउ प्रोटीन ब्रेकडाउन है. तो जो टाउ प्रोटीन है, इट विल स्टेबलाइज द माइक्रोट्यूब्यूल्स. दीज आर द माइक्रोट्यूब्यूल्स. तो ये क्या करते हैं, दीज आर द टाउ प्रोटीन. ये इन माइक्रोट्यूब्यूल को टाइट करके रखेंगे. बट यहाँ क्या हुआ कि बीटा अमाइलाइड प्लेक का फॉर्मेशन हुआ, तो इट विल स्टिमुलेट द एक्टिवेशन ऑफ द काइनेज. यहाँ जो एंजाइम है दैट इज द काइनेज. सो काइनेज विल प्रोवाइड द फॉस्फेट ग्रुप टू द टाउ प्रोटीन. अब जैसे यहाँ दिखाया गया PP. सो दिस फॉस्फेट ग्रुप विल चेंज द शेप ऑफ द प्रोटीन. इससे जो शेप है इन प्रोटीन्स की वो चेंज हो जाएगी, एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स. तो ये क्या कर देगी, ये जैसे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये ब्रोक डाउन हो जाएंगे बीच बीच से ना, जो कि इनका स्ट्रक्चर चेंज होगा तो इसमें भी क्या हो जाएंगे, क्लम्प्स फॉर्म हो जाएंगे. ऐसे इस टाइप के टाउ प्रोटीन्स के क्लम्प्स फॉर्म हो जाएंगे, विच आर कॉल्ड एज द न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल्स. बट दे आर प्रेजेंट इंट्रासेलुलरली, वो अंदर ही प्रेजेंट होंगे, न्यूरॉन्स के वो अंदर प्रेजेंट होंगे. तो ये जो अमाइलाइड प्लाक है दैट इज प्रेजेंट एक्स्ट्रा सेलुलरली, और न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स आर प्रेजेंट इंट्रासेलुलरली. कॉजेज इंक्लूड न्यूरोकेमिकल फैक्टर्स which include decreased acetylcholine. जो acetylcholine है, it acts as a messenger between the neurons in the brain, but if its level is decreased it will lead to the impairment in the learning. The next is the decreased somatostatin trigger the activation of the enzyme that is neprilysin. So this neprilysin is responsible for the degrading alpha beta peptide. जो ये बीटा अमाइलाइड फॉर्म हो रहे हैं उनको वो डिग्रेड करने में हेल्प करता है. बट अगर इसका लेवल डिक्रीज है तो वो डिग्रेड नहीं हो पाएंगे, विच विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्लाक. द नेक्स्ट इज द substance P. P will stimulate alpha secretase activity, but if its level is decreased तो alpha secretase activity is also decreased. alpha secretase किस में हेल्प कर रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ द APP में हेल्प कर रहा है. वो एक मतलब एक सिक्वेंशियल ब्रेक डाउन करता है APP की. अगर वो नहीं हो पाएगा, अगर ये एंजाइम प्रेजेंट नहीं होगा तो ब्रेक डाउन नहीं होगी. द नेक्स्ट इज द नॉरएपिनेफ्रिन. नॉर्मली इट एक्ट एज अ ट्रिगर फॉर द माइक्रोग्लियल. तो अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो ट्रिगर नहीं हो पाएंगे. माइक्रोग्लियल सेल्स क्या होते हैं, इम्यून सेल होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में.
तो अगर ये एक्टिवेट नहीं होंगे इम्यून सेल्स तो ये बीटा अमाइलाइड प्लेग को क्लियर नहीं कर पाएंगे नर्वस सिस्टम से। द नेक्स्ट इज द सेलुलर एंड अदर फैक्टर। अब सेलुलर फैक्टर डिजेनरेटिव डिजीज है। अब टाइम के साथ साथ एजिंग के साथ साथ न्यूरॉन्स में क्या है, न्यूरो डिजेनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं ना, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा है, तो फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन होगी। तो फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, दीज आर द अनस्टेबल मॉलिक्यूल विच ट्राई टू स्टेबलाइज, और जहां वो अटैच होंगे उनके स्ट्रक्चर को वो डैमेज कर देंगे। स्ट्रेस की वजह से भी क्या हो रहा है, इट विल कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ द अमाइलाइड प्लाक विच विल लीड टू द न्यूरो डिजेनरेशन, नर्व सेल्स की डिजेनरेशन हो जाएगी। द नेक्स्ट इज द एनवायरमेंटल कॉजेज। एनवायरमेंटल कॉजेज इंक्लूड द ओबेसिटी। ओबेसिटी में क्या हो जाता है, एक्सेसिव एडिपोज टिश्यू हो जाएंगे विच सिक्रेट द प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस, or these pro-inflammatory cytokines will cross the blood-brain barrier and it will lead to the inflammation. Then next is the hypertension. Hypertension की वजह से क्या है कि जो arteries हैं they will damage. अब damage हो गई तो जिसकी वजह से amyloid clearance reduce हो जाएगी. Then next is the diabetes mellitus. अब जो इंसुलिन है और अमाइलाइड बीटा है दैट आर ब्रोकन डाउन बाय द सेम एंजाइम। तो अगर इंसुलिन का लेवल हाई है तो वो एंजाइम इंसुलिन के ब्रेकडाउन में ज़्यादा एंजाइम यूज हो जाएंगे और प्लेग की ब्रेकडाउन में वो यूज नहीं हो पाएंगे। देन नेक्स्ट इज द स्ट्रोक। देयर विल बी द इन्फ्लामेटरी टॉक्सिक बिल्टअप इन द ब्रेन ड्यू टू स्ट्रोक। द नेक्स्ट इज द हाइपरलिपिडीमिया में हमने कर लिया कि एडिपोज टिश्यूज एक्सेसिव हो जाएंगे जो कि इन्फ्लामेशन कॉज करेंगे। द नेक्स्ट इज द स्मोकिंग। स्मोकिंग में क्या होते हैं, कुछ केमिकल्स, टॉक्सिक केमिकल प्रेजेंट होते हैं विच विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का मैंने आपको बताया कि ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल होगा विच ट्राइज टू स्टेबलाइज। अब ये जो सारे कॉजेज हैं इनकी वजह से क्या होगा, या तो ब्लड वेसल डैमेज होगी, ये सेरिब्रल परफ्यूजन कम हो जाएगा एंड इट विल लीड टू द इन्फ्लामेशन एंड विच विल फर्दर लीड टू द कॉग्निटिव डिक्लाइन। तो यहाँ भी दिखाया गया है कि जो अमाइलाइड प्लाक है दैट इज प्रेजेंट एक्स्ट्रा सेलुलरली, वो प्रेजेंट होगा बिटवीन न्यूरॉन्स, तो जो नर्व ट्रांसमिशन है वो नहीं हो पाएगा ना, मतलब लिमिटेड नर्व ट्रांसमिशन होगा। देन न्यूरोफिब्रिलरी ट्रायंगल्स, ठीक है, इंट्रासेलुलरली प्रेजेंट है, न्यूरॉन के अंदर प्रेजेंट है, तो उसमें ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के स्ट्रक्चर को अफेक्ट करेंगे और जिससे जो कम्युनिकेशन है दैट विल अफेक्ट। देन जेनेटिक और इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स में हमने किया ओपोलिपोप्रोटीन ई, APOE4 एलील। तो ये जो ओपोलिपोप्रोटीन है इट हेल्प इन द क्लियरेंस ऑफ द बीटा अमाइलाइड फ्रॉम द ब्रेन। बट अगर इसमें म्यूटेशन हो जाती है, जैसे कि 4 एलील में म्यूटेशन हो गई, तो वो क्लियरेंस नहीं हो पाएगी, इट विल रिड्यूस द अमाइलाइड क्लियरेंस एंड विल लीड टू द इन्फ्लामेशन। अमाइलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन में अगर म्यूटेशन होती है तो उसकी वजह से अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर डिजीज होगा। नॉर्मली दिस प्रोटीन हेल्प इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द न्यूरॉन आफ्टर एन इंजरी, तो अगर म्यूटेशन होगी तो वो नहीं हो पाएगी, जिससे अमाइलाइड की फॉर्मेशन होगी विच विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ बीटा अमाइलाइड। देन नेक्स्ट इज द presenilin gene, presenilin 1 and presenilin 2. These are present on the chromosome 14 and the 1. तो ये नॉर्मली क्या करता है, जो अल्फा सेक्रेटेज है और गामा सेक्रेटेज उसको वो कैटालाइज करेगा, बट इनकी डेफिशिएंसी है तो वो कैटालाइज नहीं हो पाएगी रिएक्शन, और which will lead to the abnormal breakdown of the APP protein and which will lead to the amyloid plaque formation. The next are the risk factor. Risk factor include the head injury. अब हेड इंजरी हुई है तो क्या है कि जो नॉर्मल ब्रेन रिपेयर मैकेनिज्म है दैट विल अल्टर। देन लो एजुकेशनल लेवल की वजह से क्या होगा कि पर्सन का जो कॉग्निटिव स्टिमुलेशन है वो उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा, देयर विल बी लेस कॉग्निटिव स्टिमुलेशन, सो देयर विल बी फ्यूअर पाथवे इन द ब्रेन, कम पाथवेज होंगे। देन फैमिली हिस्ट्री, जो हमने पढ़ लिया कि अगर फैमिली में है म्यूटेशन प्रेजेंट है तो उसकी वजह से हो सकता है।
देन क्रॉनिक हाई बीपी, बीपी की वजह से क्या होगा कि जो हाई बीपी की वजह से जो आर्टरीज हैं दे विल डैमेज. देन स्मोकिंग, स्मोकिंग में कुछ टॉक्सिक केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं दैट विल कॉज द फॉर्मेशन ऑफ द फ्री रेडिकल. अब न्यूरोट्रांसमीटर में हमने कर लिया कि अगर एस्टाइल कोलिन का लेवल डिक्रीज होता है तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा बिटवीन वन न्यूरॉन एंड द अदर न्यूरॉन इन द ब्रेन. सोमेटोस्टेटिन का लेवल अगर डिक्रीज होता है तो दैट विल ऑल्सो लीड टू दिस कंडीशन. एंड डाइट हाई इन सैचुरेटेड फैट, हाइपर लिपिडेमिक अगर डाइट ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी होगा. तो पैथोफिजियोलॉजी में एपीपी माइलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन है उसका एबनॉर्मल प्रोसेसिंग होगी बिकॉज जो एंजाइम उसको ब्रेक डाउन करते हैं वो नॉर्मली मतलब उसको ब्रेक डाउन करेंगे. सो देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ बीटा अमाइलाइड प्लाक की फॉर्मेशन होगी. और अगर इंट्रासेलुलरली हम बात करें तो टाउ टेंगल्स की फॉर्मेशन हो रही है. तो दीज विल लीड टू द इन्फ्लामेशन एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस. ड्यू टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड इन्फ्लामेशन देयर विल बी न्यूरोनल डेथ. एंड विद टाइम क्या हो जाएगा कि जो ब्रेन है दैट विल श्रिंक, उसका स्ट्रक्चर श्रिंक हो जाएगा एंड देयर विल बी द कॉग्निटिव डिक्लाइन. देन जो एरिया है ब्रेन्स के, कौन कौन से एरिया मोस्ट कॉमनली इसमें अफेक्ट होंगे. तो अफेक्टेड एरिया आर द हिप्पोकैम्पस, एंटोराइनल कॉर्टेक्स, cerebral cortex which is responsible for language, reasoning, so social behavior and other area of the brain which surround the neuron. They will also stop working. तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ब्रेन टिश्यू फाइनल स्टेज तक क्या होगा, ब्रेन टिश्यू श्रिंक हो जाएंगे. द नेक्स्ट इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. तो इसमें जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो स्टेजेस में डिवाइडेड है सिवियरिटी के बेसिस में कि स्टार्टिंग में माइल्ड होगा, देन मॉडरेट, देन सिवियरिटी ऑफ द सिम्टम इंक्रीजेस. देन स्टेज 1 में ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज इज अबाउट 1 to 3 ईयर और इसमें फॉरगेटफुलनेस स्टेज बोलेंगे इसको. इन दिस देयर विल बी द माइल्ड मेमोरी इम्पेयरमेंट, न्यू लर्निंग बिकम डिफेक्टिव, रिमोट रिकॉल माइल्डली impaired, sadness and delusion is present, and poor word list generation and motor system normal. The next is the stage 2. Its duration is about 2 to 10 years. It is a confusional state. In this the person is having the confusion. Then in this there will be the moderate memory impairment, recent and remote recall memory severely impaired, person loses sense of special senses. The next is the change in the sleep pattern, often wake up at night, delusion will be there, hallucination will be there, and ideomotor apraxia. इसका मतलब हुआ कि जो पर्सन है, जो लर्नड बिहेवियर है उसको भी वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, जैसे कि डिफिकल्टी इन ड्रेसिंग, यूजिंग यूटेंसिल्स ऑफ डेली लिविंग लाइक कॉम्बिंग एंड ब्रशिंग. Then stage 3. Stage 3 duration is about 8 to 12 year. In this there will be the severe impairment in the cognitive function, limb rigidity, flexion posture is present, urinary and fecal incontinence, increased irritability, difficulty in swallowing, difficulty changing position, weight loss or loss of appetite will be there, increased vulnerability to infection, complete loss of short term and long term memory, and the person is unresponsive and may have the coma. The next is the diagnostic evaluation. तो इसको रूल आउट करने के लिए साइकेट्रिक असेसमेंट आ जाएगा, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन और न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट करेंगे, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्रामी की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, ब्रेन एक्टिविटी का इलेक्ट्रोमायोग्राफी, मसल फंक्शनिंग इसमें चेक करेंगे. देन एमआरआई में सेरिब्रल एट्रोपी के लिए चेक करेंगे कि जो एट्रोपी हो रहा है सेरिब्रल टिश्यूज की क्या हो रही है, श्रिंकेज इस कंडीशन में हो रही है तो उसके लिए चेक करेंगे. देन पैट स्कैन में ओवरऑल साइज देखेंगे कि ब्रेन टिश्यूज का ओवरऑल साइज क्या है, मेमोरी एसोसिएटेड एरिया अफेक्टेड होंगे इसमें तो उनको चेक करेंगे. देन सीएसएफ एग्जामिनेशन में बायोमार्कर्स के लिए चेक करेंगे, जैसे कि जो प्रोटीन्स थी उनका लेवल चेक करेंगे और टाउ प्रोटीन का लेवल भी इसमें एलिवेटेड होगा. ब्लड टेस्ट में विटामिन B12 डेफिशिएंसी के लिए चेक करेंगे क्योंकि जो न्यूरोनल फंक्शन है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है विटामिन B12. थायराइड डिसऑर्डर बिकॉज इट में लीड टू द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो उसके लिए चेक करेंगे क्योंकि थायराइड डिसऑर्डर में जैसे ग्रेव्स डिजीज है या होशिमोटो थायराइडाइटिस है दैट विल लीड टू द ऑटो इम्यून डिजीज, तो उसकी वजह से भी इन्फ्लामेटरी चेंजेस हो सकते हैं. द नेक्स्ट इज द इन्फेक्शन है तो देयर विल बी द इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स. देन नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट में मेनली
एसिटाइल कोलिनिस्ट्रेज इनहिबिटर देंगे तो ये जो एंजाइम है कोलिनिस्ट्रेज इट विल कॉज द ब्रेकडाउन ऑफ द एसिटाइल कोलिन, बट जब इनहिबिटर्स देंगे देयर विल बी द स्लो ब्रेक डाउन ऑफ द एसिटाइल कोलिन। तो इसमें जो एग्जांपल है दे आर द डोनिपेजिल, रिवास्टिगमिन एंड गैलेंटेमिन। तो इनका मेन एक्शन क्या है, दे आइदर स्लो द एक्शन ऑफ द acetyl cholinesterase enzyme. This enzyme causes the breakdown of the acetyl choline. जब इसका एक्शन स्लो डाउन होगा तो acetyl choline ब्रेक डाउन नहीं होगा, it will remain at the junction for prolonged time. The next is the NMDA receptor antagonist. तो इसमें NMDA receptor antagonist example is memantine. It blocks the NMDA receptor and inhibit their overstimulation by glutamate. तो जो glutamate है ये mainly क्या करता है, excitation cause करता है, तो इस excitation को रिड्यूस करने के लिए ये इनहिबिटर्स थे। नेक्स्ट इज द एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स विच विल रिड्यूस द इन्फ्लामेशन। जो भी ऑक्सीडेटिव चेंजेस बॉडी में हो रहे हैं, फ्री रेडिकल्स वगैरह की फॉर्मेशन हो रही है, वो इससे स्लो डाउन हो जाएगी। देन एंग्जियोलिटिक एजेंट टू रिड्यूस द एंजाइटी ऑफ द पेशेंट। एंटीसाइकोटिक्स आर गिवन, फॉर एग्जांपल हेलोपेरिडोल, एंड सप्लीमेंटेशन देंगे जो नर्व्स न्यूरॉन्स को सप्लीमेंट करेगी। तो सप्लीमेंटेशन में फॉलिक एसिड सप्लीमेंट, विटामिन B6 सप्लीमेंट्स, विटामिन B12 सप्लीमेंट, दीज विल स्लो डाउन द रेट ऑफ द कॉग्निटिव डिक्लाइन। जो कॉग्निटिव डिक्लाइन हो रहा है उसको ये स्लो डाउन कर देंगे। देन नेक्स्ट इज द एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट में फॉर एग्जांपल विटामिन E। तो विटामिन E ये मेनली करते क्या है, ये फ्री रेडिकल्स वगैरह बनते हैं उसकी सिंथेसिस को ये स्लो डाउन कर देते हैं। Then next are the antidepressant. Antidepressant include the selective serotonin reuptake inhibitor, which are also called as the SSRI. It includes sertraline और citalopram, fluoxetine. तो ये क्या करते हैं, they will stabilize the mood and improve sleep and reduce the anxiety. Then next is the sleep and anxiety medication. These help in the induction of the sleep. For example, melatonin and low dose sedative. So these drug help to reduce the night time confusion. तो इससे क्या होगा कि जो स्लीप पैटर्न है वो स्लीप वेकअप साइकिल रेगुलेट हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट ऑफ द को एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन, जिसमें जो भी रिलेटेड को एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है इसके साथ में उनको मैनेज करेंगे। तो इसमें आ जाएगा मैनेजमेंट ऑफ द हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हाइपरलिपिडीमिया एंड द थायराइड डिसऑर्डर। इट ऑल्सो इंक्लूड रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ द, जैसे कि ब्लड शुगर लेवल दैट इज रेगुलरली मॉनिटर्ड, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सच एज एक्सरसाइज, डाइट मॉडिफिकेशन एंड एडेयरेंस टू द मेडिकेशन। द नेक्स्ट इज द केयर गिविंग की ये डिजीज जो अल्जाइमर डिजीज है इसकी कोई क्योर नहीं है। सिवियरिटी ऑफ सिम्टम टाइम के साथ साथ क्या है, प्रोग्रेसिव है, इंक्रीज होगी। सो द पर्सन इज अनेबल, इनकेपेबल ऑफ द डूइंग द एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, तो उसको असिस्टेंस की ही इसमें जरूरत है। नाउ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस डिजीज. What type of disorder is Alzheimer disease? So it is a neurodegenerative disorder. Which part of brain is primarily affected in early Alzheimer? That is the hippocampus. What is the most common cause of dementia? That is the Alzheimer disease. Which protein form plaque in the Alzheimer? That is the beta amyloid plaque. Then which protein form neurofibrillary tangles? That is the tau proteins. What neurotransmitter decreased in Alzheimer? That is acetylcholine. Then which enzyme break down the acetylcholine? That is acetylcholinesterase enzyme. What is the hallmark symptom of early Alzheimer? That is the memory loss. Which gene is associated with familial Alzheimer disease? That is APP gene, amyloid precursor protein gene. Name one cholinesterase inhibitor used in treatment, that is donepezil. And what is the role of glutamate in Alzheimer? That is, it causes the excitotoxicity. Then which drug acts as an NMDA receptor antagonist? That is memantine. So this is all about the topic, that is Alzheimer disease, and we also discuss some important points regarding this. Thank you.